नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में लगभग 70 से 75 तथ्यों का समावेशन है, जिससे आप अपने तैयारी को और धारदार बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला सेट करेंगे और इस सेट में 25 पॉइंट को मैंने रखा है, जिसमें कि पहला पॉइंट है शतपथ ब्राह्मण। देखिए आर्यों के विदेश क्षेत्र में बसने की चर्चा की गई है। देखिए अभी वर्तमान समय में जो मिथिलांचल का जो क्षेत्र है वह पहले विदेश क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, तो यह इसकी चर्चा किस में की गई है? शतपथ ब्राह्मण में की गई है। और शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का निवास स्थान मिथिला बताया गया है। तो इसमें 3 फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण बन के निकलते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आर्यों के विदेश क्षेत्र यानी कि मिथिलांचल में बसने की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख जैसे गार्गी, मैत्रेयी और कपिला किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि वैदिक काल में जो विदुषी कन्याएं हैं जैसे गार्गी, मैत्रेयी, कपिला, उनका निवास स्थान कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन होगा, लेकिन आपको आंसर देना है मिथिला। ठीक है, निवास स्थान कहाँ है? मिथिला। आगे बढ़ते हैं। अशोक का 13वां बृहद शिलालेख। देखिए अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं, जिसमें से 13वां सबसे बड़ा है। और 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो 13वां बृहद शिलालेख में। और इसी शिलालेख में पंच समकालीन राजाओं का उल्लेख है। तो अशोक के जो समकालीन राजा थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से राजा अशोक के समकालीन थे। ठीक है, तो इसमें से आपको कई सारे ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें आपको चुनना होगा। तो पंच समकालीन राजाओं में देखिए एंटिओकस थे जो कि सीरियाई नरेश थे, तुर्मै थे जो कि मिस्र नरेश थे। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भी है कि तुर्मै, अब पूछा गया है कि तुर्मै जो है वो किस राजा के समकालीन थे। इसके बाद है अत्तेकीनी जो कि मैसिडोनियन नरेश थे, मागस ये लीबियाई नरेश थे, और अलेक्जेंडर यह एपिरस के थे। इस 13वें शिलालेख में आठविक राजाओं का भी उल्लेख किया गया है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि आठविक राजाओं का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन कला एवं वास्तुकला। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है। ऑप्शन रहेगा मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, सातवाहन वंश, ये सब रहेगा। तो गुप्तकालीन यानी कि गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ है। और यह अजंता की गुफा महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट है और कुल 29 गुफा हैं। अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, जिसमें 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। ठीक है, विहार का मतलब होता है कि यह आवासीय गुफा है जिसमें लोग रहते थे। वहीं चैत्य जो होता है, चैत्य को प्रार्थना स्थल भी कहा जाता है, जहाँ पर प्रार्थना किया जाता है। इन कुल 29 गुफाओं में गुफा संख्या 16 में मरनासन राजकुमारी के चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि सर्वाधिक उत्कृष्ट है। ठीक है, पूछता है कि मरनासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में वर्णित है, किस गुफा से संबंधित है? तो वह है गुफा संख्या 16। और जो अन्य गुफाएं हैं उसमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो यह आप लोगों ने देखा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और सेन। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और सेन, इनमें से कौन से साम्राज्य का
कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? ठीक है, तो यह चला है राष्ट्रकूट। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला है? ऑप्शन रहेगा पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और सेन। तो यह राष्ट्रकूट सबसे लंबे समय तक चला है। इसकी राजधानी क्या है? राष्ट्रकूट की राजधानी है मानखेत या मनकीर। इसके संस्थापक हैं दांती दुर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? तो यह भीम द्वितीय ने किया है। भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक लगाया गया था? तो कलकत्ता से आगरा तक। रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए इनके द्वारा लिखित गीत है जन गण मन, और सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इसमें दो फैक्ट है कि सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? तो जनवरी 1912 में, और किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो भारत भाग्य विधाता नाम से। और जन गण मन किनके द्वारा लिखा गया है? तो सबको ही जानता है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला को भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं, और इन्हें भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक माना जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। और इनके द्वारा किनकी स्थापना की गई है? सत्यशोधक समाज की। अगला पॉइंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। यह लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। गरम दल और नरम दल को बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने पुनः एक मंच पर लाया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि गरम दल और नरम दल को, जो कि कांग्रेस के पार्ट थे और वो बट गए थे, किन लोगों ने पुनः इसे एक मंच पर लाया? तो वे हैं गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो यह नाम आप याद रखिए। इस लखनऊ अधिवेशन में और एक महत्वपूर्ण काम हुआ था कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को किस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो बीज है, इसका बीज मार्ले मिंटो सुधार 1909 में बोया गया था। तो इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक। ठीक है, और यह संस्कृत नाट्य साहित्य है। कौन सा है? संस्कृत नाट्य साहित्य है मृच्छकटिकम। और इसका विषय वस्तु क्या है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। ठीक है, प्रेम गाथा है। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। यह पूरा डेट आपको याद रखना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस के द्वारा भी एक जांच समिति का गठन किया गया था, जिनके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यह। और अन्य सदस्य थे उसमें मोतीलाल नेहरू और गांधी जी। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा हंटर कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे। और यह कितने सदस्य के थे? यह 8 सदस्य कमेटी थी, जिसमें से 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय थे। तो ये जो 3 भारतीय हैं, इनके नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि कभी कभी बहुत बार पूछा भी गया है, जिसमें है सर चिमनलाल सीतलवाड़ जी, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। यह 3 थे। तो इसमें आपको 5 से 6 फैक्ट निकल के आते हैं, तो आप ध्यान रखिए इसको। 1833 के चार्टर एक्ट, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए, जो 1813 में चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार कंपनी को था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में
सारा जो भी यह चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो सारा व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया 1833 के चार्टर एक्ट में। और इस चार्टर एक्ट में भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। ठीक है, भारतीय प्रशासन का क्या किया गया है? केंद्रीकरण किया गया। कैसे? तो बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, बंगाल का जो एक गवर्नर था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये आपको याद रखना है। लॉर्ड इसी 1833 के चार्टर एक्ट में ही प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। क्या किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। तो यहाँ पर भी आपको 4 से 5 फैक्ट निकल के आते हैं। अगला पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी? तो यह कौन थी? यूएसए। अगला है एकेश्वरवादियों को उपहार। यह एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं राजा राम मोहन राय। यह महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में, तो बिहार की बात की जा रही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक का कथन। देखिए, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। तो यह कथन किनका है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। तो बहुत बार क्वेश्चन कथन से संबंधित पूछा जाता है और कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह कथन किससे संबंधित है। तो यह आपको याद रखना है। 1857 का विद्रोह पर पुस्तक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है और यह 1908 में लिखा गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। कहाँ पे लिखा गया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यह जो पुस्तक है बी.डी. सावरकर जी के द्वारा कहाँ पे लिखा गया था? भारत में, यूएसए में, ब्रिटेन में। ठीक है, तो इसकी रचना उन्होंने ब्रिटेन में की थी। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। द ग्रेट रिबेलियन, यह भारतीय इतिहासकार थे। ठीक है, भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है द ग्रेट रिबेलियन। और कौन है वो? अशोक मेहता जी। द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा है? अशोक मेहता जी ने। 1857, यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। 1857 डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखा गया है और यह सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि 1857 की पुस्तक पर जिन्होंने 1857 के विद्रोह पर जो पुस्तक लिखा गया है उसमें से सरकारी इतिहासकार कौन है? तो वह है डॉक्टर एस.एन. सेन। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए थे? तो बिहार विद्यापीठ जो कि पटना में है, काशी विद्यापीठ वाराणसी, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। देखिए, इसमें से यह बहुत महत्वपूर्ण है बिहार बीपीएससी के लिए। यह जो है 6 फरवरी 1921 को स्थापित किया गया था और इसका जो उद्घाटन है वह गांधी जी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन गांधी जी के द्वारा किया गया था और यह डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार विद्यापीठ का। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो एटली जी ने 30 जून 1948 का समय दिया था। अगला पॉइंट है कि देखिए, बिहार राज्य की स्थापना, तो बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को किया गया था और इस समय बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1912 को। फिर बिहार राज्य का जो गठन है और स्थापना दिवस जो है
वह 22 मार्च 1912 को है। तो इस समय प्रेसिडेंसी से अलग कब हुआ, तो 1 अप्रैल को हुआ। और बिहार राज्य का गठन कब किया गया, तो 22 मार्च 1912 को। बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में कब आया, तो 1912 ईस्वी में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ, तो भारतीय राज्य के रूप में यह 1936 में हुआ, जब उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। बिहार एक अलग राज्य कब बना, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यह सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बीपीएससी में यह सारा क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से, तो सारा आपका यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ते हैं। समष्टि, जिसको कि मैक्रो भी कहते हैं, और व्यष्टि, जिसको माइक्रो कहा जाता है। अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1933 में रगनार फ्रिस्क ने किया था। किसने किया था, रगनार फ्रिस्क ने। तो यह रगनार फ्रिस्क जी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नीति आयोग का गठन कब हुआ है, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। राष्ट्रीय आय में शामिल मदें, तो राष्ट्रीय आय में कौन कौन से मद शामिल हैं, लाभांश, भविष्य निधि, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय, ये सारे राष्ट्रीय आय में शामिल होंगे। 36वां संविधान संशोधन 1975। देखिए, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने के लिए यह संशोधन किया गया था। तो कौन सा संशोधन है, 36वां संविधान संशोधन 1975। नेक्स्ट है और लास्ट है, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार किस राज्य से हुई है, तो यह गुजरात में हुई है। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार गुजरात में हुई है। तो आप लोगों ने कुल 25 पॉइंट देखे, जिसमें कि काफ़ी सारा एक पॉइंट में 4-5 फैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह से यह सेट जो है लगातार हमारे चैनल पे आएगा। सो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।